नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। अब रियासत को एक और सर्वे का सामना है। रियासती हुकूमत ने धरानी वेबसाइट पर जायदादों की तफसीलात दर्ज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके तहत तमाम गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की तफसीलात धरानी वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। दरअसल जब से तेलंगाना का क़याम अमल में आया है, कई तरह के सर्वे करवाए जा चुके हैं। इसका किस हद तक आवाम को फ़ायदा हुआ है, ये आवाम जानते हैं। इस बारे में आवाम ही कोई राय दे सकते हैं। ताज़ा तौर पर TRS हुकूमत ने आवाम को मशगूल करने का नया सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए म्युनिसिपल रजिस्ट्रेशन और महकमे रेवेन्यू की खिदमात हासिल की जा रही हैं। हैदराबाद और दीगर तमाम शहरों में इस मुहिम के तहत ऐलानात हो रहे हैं। कई जगह ये काम शुरू भी हो चुका है, ताहम आवाम में एक तरह की बेचैनी और अदम इत्मीनान है। धरानी पोर्टल में जायदादों की तफसीलात दर्ज कराने के मकसद का आवाम को पता नहीं है। हुकूमत का दावा है कि इसके ज़रिए वो आवाम की खिदमात को यानी पब्लिक सर्विसेज को आसान बनाना चाहती है, लेकिन तेलंगाना में शहरियों की जायदादों और दीगर तफसीलात पहले ही हुकूमत के पास मौजूद हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन महकमे के पास ये तफसीलात मौजूद हैं। इसके अलावा तेलंगाना भर में करवाए गए इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे, जो कि अगस्त 2014 में करवाया गया था, उसके ज़रिए मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर ली गई। इन सब के बावजूद मज़ीद तफसीलात क्यों हासिल की जा रही हैं, इस पर सवालिया निशान है। बज़ाहिर हुकूमत ने ऐलान किया है कि अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और आसानियों के लिए ये सर्वे किया जा रहा है, लेकिन अवामी तफसीलात जो पहले से हासिल की गई हैं, वो किस लिए हासिल की गई हैं और क्या उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? रियासत के कई गोशों से इस बारे में शुकूक व शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। कुछ मकामात पर अवाम ने रेवेन्यू ओहदेदारों को तफसीलात बताने से इनकार भी किया है। हुकूमत अवाम को 8 से 10 अहम मालूमात फराहम करने का मुतालबा कर रही हैं। कुछ बातों का जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये तफसीलात पूछी जा रही हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि रेवेन्यू ओहदेदार मालिकीन को धमका रहे हैं। फौरी तफसीलात फराहम ना करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन और फ़रोख्त के वक्त मसाइल खड़े करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये एक संगीन मसला है। याद रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने NPR और NRC के अपने फैसले को अभी वापस नहीं लिया है। ऐसे में रियासती सर्वे अहलकारों के चंद सवालात शुकूक पैदा करते हैं। इन तफसीलात को धरनी वेबसाइट पर क्यों अपलोड किया जाएगा? तारीख़ पैदाइश और अपने आबा व अजदाद की तफसीलात का जिक्र असासों की दस्तावेज़ में दर्ज होता है, फिर दोबारा धरानी के लिए उन्हें क्यों हासिल किया जा रहा है? इस सिलसिले में कई जगह पर मुखालिफत भी की गई है। इस नए सर्वे के खिलाफ कई समाजी जहदकारों ने रियासती हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अपोजिशन कायदीन का मानना है कि TRS हुकूमत अहम मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम ड्रामा कर रही है। इसके अलावा आवाम से किसी न किसी बहाने पैसे वसूल करना हुकूमत का मकसद है। पहले LRS और अब धरानी के नाम पर आवाम को हरासा और गुमराह किया जा रहा है। कई कांग्रेस कायदीन ने इस फैसले से पीछे हट जाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि रियासत में सैलाब जैसी सूरत हाल है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इसके अलावा बेरोज़गारी, मंदी और आमदनी में कमी के मसाइल ने मुल्क के साथ साथ रियासत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। इन मसाइल पर तवज्जो दी जाए और ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिनसे मार्केट दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। जबकि कोरोना का बहरान अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अवाम पहले ही कई जानिब से हरासा और परेशान है। ऐसे में धरानी के नाम पर जायदादों की तफसील हासिल करना सिवाय हुक्मरानी की गलती के कुछ और नहीं। इसके अलावा अपोजिशन का ये भी मानना है कि जायदादों की तफसीलात धरानी पर अपलोड करने से इन मालूमात का गलत इस्तेमाल होने का भी अंदेशा है। मईशत में मांग को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने इस साल अपने मुलाजिमीन को हॉलीडे ट्रैवल कंसेशन के बदले कैश ओचर्स देने का ऐलान किया है। इन ओचर्स को सिर्फ ग़िज़ाखोर अशिया की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सामान और खिदमत यानी जिन पर GST लगता है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इन वोचर्स को ऐसी मसनूआत की खरीदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस पर GST की शरह 12% या उससे ज़्यादा है।
हर 4 साल में हुकूमत LTC अपने मुलाजिमीन को उनकी पसंद की मंजिल के सफ़र के लिए देती है। इसके अलावा एक LTC उन्हें उनके आबाई रियासत का सफ़र करने के लिए भी दिया जाता है। हुकूमत 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीतारामन ने कहा कि कोविड-19 की वबा की वजह से इस साल मुलाजिमीन का सफ़र करना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने उन्हें कैश ओचर्स देने का फैसला किया। ये 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। हुकूमत LTC के लिए 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही मरकज़ी अवामी शोबे के इक़दामात और बैंकों को 1900 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस इक़दाम से 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। अगर आधी रियासतों ने इन अहकाम पर अमल किया तो 9,000 करोड़ रुपए की और मांग पैदा होगी। मरकज़ी मुलाजिमीन को क्या मिलेगा? इसके तहत मरकज़ी मुलाजिमीन को 4 साल में एक बार LTC का फ़ायदा दिया जाएगा। एक LTC उन्हें हिंदुस्तान और आबाई शहर में कहीं भी घूमने के लिए दी जाएगी। हिंदुस्तान में कहीं और जाने की सूरत में 2 बार LTC का फ़ायदा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत स्केल और रैंक के लिहाज से मुलाजिमीन को हवाई या ट्रेन के सफ़र के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी यानी तनख्वाह प्लस DA की भी फराहमी होगी। Now come to the proposal of providing special assistance for the states. We issue a 50-year interest-free loan to the states for capital expenditure exclusively and to the total of 12,000 crores. So this will be an interest-free 50-year loan being offered to the states, and this has 3 components. This 12,000 crore gets split in 3 parts. The first part relates to 2,500 crore for all the northeast states, which means, and for Uttarakhand and Himachal Pradesh. The northeast states alone will get 1,600 crores, which means the 8 northeast states will get 200 crores each for the next 50 years without interest. And Uttarakhand and Himachal will get 450 crore each for the next 50 years without interest. That's part 1, totaling 2,500 crores. Part 2 of this 12,000 crore that we are announcing will relate to all other states which are not covered in the part 1, which is the 8 northeastern states and 2 Uttarakhand and Himachal. So the rest of them are getting covered in this. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. So states can spend this money on capital projects. 50% will be initially given to them, and the rest 50% after the first 50% is utilized. But this total amount of 7,500 or the 2,500 for the Northeast, all of which will have to be spent by वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सरहद पर एक मिशन के तहत तनाज़ा पैदा कर रहा है, लेकिन मुल्क बहरान का डटकर सामना कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के जरिए 7 रियासतों और मरकज़ी इलाकों में तामीर किए गए 44 पुलों का इफ्तिताह किया और अरुणाचल प्रदेश में नेचियो सुरंग के काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क हर शोबे में कोविड-19 की वजह से पैदा हुई मुश्किलात का सामना कर रहा है, चाहे वो ज़राअत हो या मईशत, सनत या सिक्योरिटी का निज़ाम, सभी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के बाद चीन की जानिब से सरहद पर एक मिशन के तहत तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप हमारी शुमाली और मशरक़ी सरहद पर पैदा होने वाले हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन की जानिब से गोया एक मिशन के तहत सरहदी तनाज़े पैदा किए जा रहे हैं। इन ममालिक के पास हमारी तकरीबन 7,000 किलोमीटर सरहद लगती है, जहां आए दिन कशीदगी रहती है। उन्होंने कहा कि परेशानियों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुअस्सर और दूरअंदेश क़यादत में ये मुल्क न सिर्फ डटकर उन बहरानों का सामना कर रहा है, बल्कि तमाम शोबों में बड़ी और तारीखी तब्दीलियाँ ला रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 44 पुलों का एक साथ इफ्तिताह किया जाना एक रिकॉर्ड है और तवक्को है कि 7 रियासतों और मरकज़ी इलाकों में वाक़े ये पुल राब्ते और तरक्की की एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में कौम को वक्फ किया गया अटल टनल रोहतांग उसकी जिंदा मिसाल है। ये
बाब का इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में सड़कें, सुरंगें और पुलों की मुसलसल तामीरात बीआरओ के अज़्म और दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के लिए हुकूमत की कोशिशों की अक्कासी करती है। यहाँ पर हैं और हमारे जवान जो साइट्स पे उपस्थित हैं उनका मार्गदर्शन करें। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा जी खांडू और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी तमांग और हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज जी सिन्हा और पंजाब के मंत्री श्री विजय इंद्र शिंगला और हिमाचल प्रदेश के मंत्री श्री रामलाल जी मारकंडा। शिंगला जी, मैं अपना काम यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है। इसका परिणाम हम सबके सामने है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुर्गम इलाकों, पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों का और भी तेजी गति से निर्माण कर रहा है, जहां देश की कोई अन्य निर्माण एजेंसी काम नहीं कर सकती। अब यही अटल टनल रोहतांग आप लोगों ने देखा। मैंने तो उस दिन बोलते हुए यह कहा था कि सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यह जो भारत माता का जो मुकुट है, उसमें यह अटल टनल रोहतांग को एक रत्न के रूप में जड़ने में कामयाबी हासिल की है। और इस पर विचार करते हुए मंत्रालय ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों और कार्मिकों के लिए स्पेशल हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग के 3,270 सेट को मंजूरी दी है और संगठन के कर्मियों के मनोबल को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैडर रिव्यू पूरी हो गई है और इसी तरह अन्य दूसरे कैडर का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मैं संबंधित राज्यों और यूटी के लोगों और वहां के जनप्रतिनिधियों का उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि आधुनिक उच्च क्षमता वाली सड़कों और पुलों के निर्माण से इन स्थानों पर और समृद्धि आएगी। और साथियों, देश हर दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है और आपने देखा इसके पहले भी कई ब्रिजेस, कई रोड्स जिनका की निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ, उसका भी ये लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों के डेडिकेशन, कमिटमेंट और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व द्वारा ही यह संभव हो सका है। और आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हर जगह सड़कों का निर्माण करने में सक्षम है, सिवाय आसमान के। और मैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से हाल ही में मंजूर किए गए ज़राअती असलाहत के 3 क़वानीन को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर पीर के रोज़ मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की सरबराही वाली बेंच ने तीनों क़वानीन के खिलाफ दायर रिट पिटीशनों की मुश्तरका समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। दरख्वास्त गुजारों में द्राविडा मुन्नेत्रा कज़गम यानी डीएमके के रुकन पार्लियामेंट तिरुचि शिवा, वकील मनोहर लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अहदेदार राकेश विष्णु और दीगर शामिल हैं। इस मामले में पहले वकील मनोहर लाल शर्मा की दरखास्त पर गौर किया गया और चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से कहा कि इस पिटीशन में कार्रवाई की कोई वजह का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी दरखास्त खारिज नहीं कर रहा हूँ, आप पिटीशन को वापस लें और कार्रवाई की वजह दर्ज करके लाएं, तब हम आपको मौका देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की जानिब से पेश होने वाले एडवोकेट के परमेश्वर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मरकजी ज़राअती कानून की वजह से मंडी के निज़ाम से मुतालिक छत्तीसगढ़ हुकूमत का बनाया हुआ कानून ख़त्म हो गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुतालिका हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मशवरा दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि एक ही मसले पर मुख्तलिफ हाईकोर्टों के अलहदा अहकामात से दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसके बाद जस्टिस बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि मरकजी हुकूमत को इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देना ही होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि वो 6 हफ्ते के अंदर अदालत उज़्मा में जवाब दाखिल कर देंगे।
मुंबई समेत मेट्रोपॉलिटन रीजन में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जिसके बाद मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मुंबई शहर, मजाफात, थाने, नवी मुंबई, पनवेल और आसपास के इलाके मुतासिर हुए हैं। बेस्ट कंपनी के ट्वीट के मुताबिक वेस्टर्न ग्रेड में खलल के बाद टाटा पावर हाउस बंद पड़ गया है। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवेज की लोकल ट्रेन सर्विसेज भी बंद हो गई हैं। जगह जगह ऊंची इमारतों में लिफ्ट बंद हो जाने से लोग लिफ्ट में फंस गए हैं। मुंबई के अलावा थाने के भी कुछ इलाकों की बिजली चली गई है। वहीं बरहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतला दी है कि टाटा की बिजली सप्लाई में रुकावट के सबब मुंबई में बिजली ग्रिड फेल हो गई है। सेंट्रल रेल लाइन पर रेल खिदमत ठप हो गई हैं। मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के सबब शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी रुक गई हैं। मगरबी रेलवे को पीर की सुबह पावर ग्रिड फेल होने के सबब चर्च गेट और वसाई के दरमियान लोकल ट्रेन खिदमत रोकनी पड़ी। इतला दी गई कि 400 केवी लाइन की लाइन में ट्रिपिंग हुई है। इससे पूरी MIDC, पालघर और दहानू लाइन मुतासिर हुई है। इसको ठीक करने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा। BMC के कमिश्नर S चहल ने मुंबई के सभी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो अपने ICU और दीगर जगहों पर बिजली की सही ढंग से सप्लाई के लिए जनरेटर चलाने के लिए कम से कम 8 घंटे के हिसाब का डीजल जमा कर लें। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के करीब बक्सर में खातून से हैवानियत और इसके मासूम बच्चे के कत्ल का मामला आया है। पुलिस ने बताया कि बक्सर में एक दलित खातून के साथ मुलजिमान ने गैंगरेप किया और मुखालिफत करने पर उसे और उसके 5 साला बच्चे को नहर में फेंक दिया। मुतासिरा खातून का बक्सर के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में 7 मुलजिम हैं, जिनमें एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 2 मुलजिमीन की निशानदही की गई है। मालूमात के मुताबिक हफ्ते को खातून अपने बेटे के साथ बैंक जा रही थी। इस दौरान मुलजिमीन ने रास्ते में खातून और उसके बेटे को पकड़ लिया। मुलजिमीन ने खातून के साथ असमतदरी की और मुखालिफत करने पर मासूम बेटे का गला दबा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम दोनों को नहर में फेंककर फरार हो गए। राहगीरों ने हादसे की इत्तला पुलिस को दी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 3,78,06,672 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,83,84,326 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 10,82,000 के पार हो चुका है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक है। इसी बीच चीन किंगडाओ शहर की पूरी 90 लाख की आबादी का टेस्ट करने का मंसूबा बना रहा है। ये टेस्ट महज 5 दिन में कर लिए जाएंगे। हाल ही में किंगडाओ में वायरस के माइनर आउटब्रेक की बात सामने आई थी। इतवार के रोज किंगडाओ में इन्फेक्शन के 6 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद से अब तक करीब 1,40,000 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। चीन ने 3 दिन के अंदर इस शहर के 5 जिलों के सभी लोगों की टेस्टिंग का मंसूबा बनाया है। फिलहाल चीन में इन्फेक्शन कंट्रोल में है। मुल्क में अब तक 85,578 मामले सामने आए हैं और 4,634 अमवात हुई हैं। वहीं मेक्सिको ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से चलाई जा रही कोवैक्स स्कीम के तहत कोरोना वैक्सीन खरीदने का ऐलान किया। इसके लिए इसने करीब 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर या करीब 1,166 करोड़ रुपए की एडवांस रकम जमा की है। मेक्सिको के वजारत खारजा ने इसकी जानकारी दी। रूस में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,175 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन का आंकड़ा 8,17,503 हो गया। अब तक यहाँ 83,781 अमवात हुई हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO ने कोरोना वायरस को लेकर नए दावे किए हैं। एजेंसी ने अपने रिसर्च में पाया कि कोरोना वायरस नोट, कांच और स्टील की सतह पर 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दीगर मुलायम सतह वाली चीज़ें जैसे प्लास्टिक और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर भी ये लंबे वक्त तक टिका रहता है। ये स्टडी वायरोलॉजी जर्नल में पब्लिश की गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 71 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। ताहम शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ रही है और अब तक 61 लाख से ज़्यादा मरीज जानलेवा वबा को शिकस्त दे चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,559 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 61,49,535 हो चुकी है। इसी मुद्दत में मजीद 66,732 नए मरीजों की रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 71,02,000
20,538 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जानलेवा वबा से मजीद 816 मरीजों की मौत हो गई, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,09,150 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस कम होने से एक्टिव केसेस में 5,643 अदद की कमी हुई है और अब इसकी मजमूई तादाद 8,61,853 रह गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 12.10% है, रिकवरी रेट 86.36% है, जबकि अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.53% है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 1,717 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 5 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,13,084 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1228 हो गई है। GHMC के हुदूद में 228 केसेस दर्ज हुए हैं। कुंवारे लड़कों को कोरोना हुआ तो शादीशुदा के मुकाबले मौत का खतरा ज्यादा है। ये दावा स्वीडन में हुई रिसर्च में किया गया है। साइंटिस्ट ने कई ऐसे फैक्टर्स गिनाए हैं जो बताते हैं कि आप कोरोना रिस्क जोन में हैं या नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप मर्द हैं, कम आमदनी वाले तबके से हैं, कुंवारे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोरोना से मौत का खतरा ज़्यादा है। रिसर्च करने वाली स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर स्वेन ड्रैफल का कहना है कि ये सभी फैक्टर्स कोरोना से मौत का खतरा बढ़ाते हैं। ये रिसर्च स्वीडन के नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ के आंकड़ों की बुनियाद पर की गई है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से मरने वाले ऐसे मर्दों की तादाद ज़्यादा थी जिनकी उम्र 20 साल या उससे ज़ायद थी। स्वीडन की ये रिसर्च कहती है कि ख़वातीन के मुकाबले मर्दों में कोरोना का खतरा दुगने से भी ज़्यादा है, लेकिन शादीशुदा हैं तो खतरा थोड़ा कम है। साइंटिस्ट के मुताबिक जिन ख़वातीन और मर्दों की शादी नहीं हुई उन्हें खतरा 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा है। इससे पहले आई एक और रिसर्च कहती है कि सिंगल और अनमैरिड लोग कई तरह की बीमारियों से जूझते हैं, इस वजह से उनकी अमवात की शरह ज़्यादा है। साइंटिस्ट की दलील है कि ख़वातीन के मुकाबले मर्दों की अमवात की शरह ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जिस्म की बनावट और लाइफस्टाइल अलग होता है। कम पढ़े लिखे और कम आमदनी होने पर उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़ती है क्योंकि वो अपनी सेहत पर ना के बराबर ध्यान देते हैं, इसीलिए खतरा बढ़ता है। सऊदी अरेबिया की वजारत सेहत ने 6 किस्म के अफराद को उम्रा और ज़ियारत मुअख्खर करने की हिदायत दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि 6 किस्म की बीमारियों में मुब्तला अफराद को चाहिए कि वो फ़िलहाल उम्रा और ज़ियारत का इरादा ना करें। ऐसे अफराद जो गैर मुस्तकिल शुगर लेवल रखते हैं और उन्हें शुगर की लेवल में ठहराव ना होने की वजह से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, उन्हें उम्रा और ज़ियारत का इरादा मुअख्खर करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और उसके बाद उन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा या दिल के अमराज में मुब्तला हैं या जिनके दिल का मसल कमज़ोर है वो फ़िलहाल उम्रा ना करें। वो अफराद जिनका खुदकार दिफाई निज़ाम कमज़ोर है, सीने के अमराज में मुब्तला हैं और जिन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, उनके लिए भी यही हिदायत है। वजारत ने कहा कि हद से ज़्यादा मोटापे का शिकार अफराद, जिगर के अमराज में मुब्तला या ताजी शरियानियों के अमराज में मुब्तला अफराद जिन्हें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा और हामिला ख़वातीन भी उम्रा और ज़ियारत मुअख्खर करें। वजारत ने कहा कि मज़कूरा बाला किस्म के अफराद को ये हिदायत उनकी सलामती को मद्देनज़र रख कर दी जा रही है। हाथरस में दलित लड़की की मुबैना इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल के मामले पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पीर को उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को फिर से निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुतासरा लड़की के अहले खाना से उनकी मुलाकात के बाद इस वाक़े के मुतासरा फरीक पर हमला किया और मुजरिमों की मदद की। पार्टी की जानिब से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम के तहत वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए लोग हुकूमत पर दबाव डालें। कांग्रेस के रहनुमा ने दावा किया कि हाथरस वाक़े में हुकूमत का रवैया गैर इंसानी और गैर अखलाकी है। भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई।
मुझे रोका क्यों जा रहा है? मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका जा रहा है? जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की, बात समझ आई। सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण शुरू कर रखा। अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता है, अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, आप अपना काम करना शुरू कीजिए, अपराधियों को जेल में डालने का काम कीजिए, पीड़ितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू कीजिए। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी है। लाखों महिलाएं सरकार की ओर देख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हम सबको सरकार पर दबाव डालना है, समाज को बदलना है, क्योंकि जो हमारी माताएं और बहनों के खिलाफ इस देश में किया जाता है वो सरासर अन्याय है। उत्तर प्रदेश में मुसलसल बढ़ते हुए इज्तिमाई असमत दरी के वाक़यात पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर जराइम कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मुतासरा ख़वातीन की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हीं को बदनाम किया जा रहा है, जो सबसे शर्मनाक और बुज़दिलाना हरकत है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ख़वातीन पर जराइम बढ़ रहे हैं। मुतासरा ख़वातीन की सच्चाई और उनकी आवाज़ को सुनने के बजाय उन्हीं को बदनाम करना, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि लेकिन ख़वातीन अब खामोश नहीं रहेंगी और आवाज़ उठाएंगी। कांग्रेस की सबसे अहम महाफिज रह चुकी अदाकारा खुशबू ने आज पार्टी छोड़कर तमिलनाडु इंतखाबात से एक माह कबल ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपते हुए उन्होंने लिखा कि वो उन लोगों के जरिए दबाव और ज़्यादती महसूस करती हैं जिनका ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। 50 साल की खुशबू सुंदर ने लिखा कि पार्टी के अंदर आला सतह पर बैठे हुए कुछ अनासिर जिनकी ज़मीनी हकीकत या अवामी पहचान से कोई राब्ता नहीं है, वो शराइत को मुस्तरद कर रहे हैं और मुझ जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ काम करना चाहती थी, उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फे से एक तवील सोच व फिक्र के अमल के बाद पार्टी के साथ अपनी रफाकत ख़त्म करने का उन्होंने फैसला किया। Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you. उनको दीजिए, वो भी एक देंगे। मुर्गन जी यू ऑल्सो गिव वन स्टोर। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के रामबन इलाके में पीर की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों के छुपने की मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने पीर की सुबह श्रीनगर के रामबाग इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। कमिश्नर जोन पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर एनकाउंटर उन्होंने इस एनकाउंटर की जानकारी दी। खबर नहीं सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों के छुपने की मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस इलाके में कार्रवाई शुरू की थी और जो ही ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां पनाह गज़ीन दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफ़ैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। दरियासना कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने जाए तसादुम आरआई पर मीडिया को बताया कि इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्ला और एक मकामी जंगजू फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नज़दीक पहुंची तो वहाँ उस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में ये इनकाउंटर हुआ।
अभी ऑपरेशन चल रहा है। कल रात में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिला था कि बर्जला की जहां हम लोग खड़े हैं बगल वाले मोहल्ला में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का सैफुल्ला है, दूसरा एक साउथ कश्मीर का लोकल एलटी का है। सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।